दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत भावुक करने वाली है। जो जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 इतिहास की सबसे दर्दनाक हादसा है। 12 अगस्त 1985 की शाम थी। टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 अपने निर्धारित समय पर ओसाका के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यह एक नियमित घरेलू उड़ान थी जिसमें कुल 524 लोग सवार थे, 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर। इस बोइंग 747 एसआर विमान को कैप्टन मासामी ताकाहामा और उनकी टीम उड़ा रही थी। हवाई अड्डे पर यात्रियों की चहल पहल थी। कोई घर लौट रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई व्यापार यात्रा पर था। विमान के अंदर भी हलचल थी। कुछ लोग अपनी सीटें तलाश रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे और कुछ एयर होस्टेस से बातचीत कर रहे थे। शाम 6:12 पर फ्लाइट 123 ने हनेडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यात्री आराम से बैठे थे, कुछ अपने मैगजीन पढ़ रहे थे तो कुछ हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहे थे। विमान 24,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। कैप्टन मासामी, को पायलट योशियो फुजिए और फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा कॉकपिट में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन 6:24 पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। विमान झटके से हिला और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। एक महिला ने घबराकर अपनी बेटी को पकड़ लिया। एक आदमी अपनी सीट से उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। कॉकपिट में खतरे के संकेत मिलने लगे। जहाज के टेल सेक्शन, पूंछ वाला हिस्सा, को जबरदस्त झटका लगा था और विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका था। इसका मतलब था कि अब पायलट विमान को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, न तो उसकी ऊंचाई को न ही उसकी दिशा को। कैप्टन मासामी को तुरंत समझ में आ गया कि हालात बहुत गंभीर हैं। उन्होंने एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और इमरजेंसी घोषित कर दी। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। यात्रियों में हाहाकार मच चुका था। कुछ लोग जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ अपने प्रियजनों को आखिरी संदेश लिखने लगे। केबिन क्रू यात्रियों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे खुद भी अंदर से डरे हुए थे। एक फ्लाइट अटेंडेंट, युमिको तानाका, ने देखा कि एक मां अपने छोटे बच्चे को गोद में कसकर पकड़े हुए थी। उसने उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना दी। कॉकपिट में पायलट्स विमान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिना हाइड्रोलिक्स के कुछ भी संभव नहीं था। उन्होंने विमान को स्थिर रखने के लिए इंजनों की शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। जब वे थ्रस्ट बढ़ाते तो विमान ऊपर जाता और जब घटाते तो नीचे आ जाता। कैप्टन मासामी ने ओसाका की बजाय टोक्यो में ही आपात लैंडिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन विमान कंट्रोल खो चुका था। एटीसी से संपर्क टूटता जा रहा था और विमान अनियंत्रित तरीके से इधर उधर झूलने लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, यात्रियों को एहसास हो गया कि उनकी मौत करीब है। कुछ लोगों ने अपने परिवार के लिए नोट लिखना शुरू कर दिया। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर मैं बच न सका तो मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना। पापा, मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। कुछ लोग अभी भी उम्मीद रखे हुए थे कि शायद विमान किसी तरह बच जाएगा, लेकिन समय के साथ विमान और नीचे गिरता जा रहा था। अब विमान जापान के गुनमा प्रांत के पहाड़ों के करीब था। यात्रियों की चीखें पूरे केबिन में गूंज रही थीं। कॉकपिट में कैप्टन मासामी ने अंतिम बार एटीसी को संदेश भेजा, हम नियंत्रण खो चुके हैं, हम गिरने वाले हैं। रात के 6:56 पर विमान पहाड़ों की चोटियों से टकराने लगा। एक जबरदस्त झटका लगा और फिर धमाका। विमान का मलबा पहाड़ों में बिखर चुका था। चारों तरफ धुएं और आग का गुबार था, लेकिन चमत्कारिक रूप से कुछ यात्री अभी भी जिंदा थे। रात हो चुकी थी। जापान के गुनमा प्रांत की पहाड़ियों में दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। पहाड़ों में केवल आग की लपटें और जलते हुए विमान के मलबे से उठता धुआं ही दिखाई दे रहा था। हर तरफ मौत की चुप्पी थी, लेकिन इस तबाही के बीच कहीं से हल्की हल्की कराहने की आवाजें आ रही थीं। कुछ लोग अभी भी जिंदा थे। 4 लोगों ने किसी तरह मौत को मात दे दी थी। 1 केइको कावाकिता, एक 12 साल की लड़की
जो अपनी सीट के साथ पहाड़ के किनारे लटकी रह गई थी। उसके सिर पर चोट लगी थी, लेकिन वह अभी भी होश में थी। 2. हिरोशी नोमुरा, एक 33 वर्षीय बिजनेसमैन जो विमान के पिछले हिस्से में बैठे थे। उनके दोनों पैर टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने होश नहीं खोया था। 3. योशिको तानाका, एक फ्लाइट अटेंडेंट जो यात्रियों की मदद करते हुए खुद घायल हो गई थी। 4. कुनिको वतनबे, एक मां जो अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। केइको धीरे धीरे अपनी सीट से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के सामने मंजर भयानक था। चारों ओर शव बिखरे हुए थे। कुछ यात्री ऐसे बैठे थे मानो वे अभी भी जिंदा हों, लेकिन उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। इस भीषण हादसे के बाद जापानी सेना और बचाव दल को तुरंत वहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हवाई सेना को दुर्घटना की जानकारी मिल चुकी थी। उनके हेलीकॉप्टर रात में ही मलबे तक पहुंच चुके थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने बचाव अभियान रोक दिया। सेना ने यह मान लिया कि इस दुर्घटना में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा और उन्होंने रात भर इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां 4 लोग मौत से जूझ रहे थे। रात धीरे धीरे और भयावह होती जा रही थी। जंगल के बीच घायल योशिको तानाका ठंड से कांप रही थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन वह जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। केइको ने पानी की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ आग, राख और शव थे। अचानक उसने अपने पास किसी को कराहते हुए सुना। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा योशिको तानाका अभी भी सांस ले रही थी। केइको ने अपनी टूटी हुई बांह से योशिको को हिलाने की कोशिश की। हमें यहां से निकलना होगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन योशिको बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसने बस इतना कहा, प्लीज मेरी मां से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। रात बीत रही थी, लेकिन बचाव दल अब भी नहीं पहुंचा था। घायल यात्रियों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कुनिको वतनबे अब भी अपने मरे हुए बच्चे को सीने से लगाए बैठी थीं। उनके होंठ सूख चुके थे, आंखों में आंसू भी नहीं बचे थे। अचानक पहाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई। क्या यह कोई जानवर था या फिर कोई और जिंदा बचा था? सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ने लगी थीं। दुर्घटना स्थल पर अब भी जलते हुए मलबे से धुआं उठ रहा था। चारों तरफ बिखरी लाशों के बीच कुछ लोग अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। केइको कावाकिता की आंखें धुंधला रही थीं। उसे अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कदम के साथ दर्द असहनीय होता जा रहा था। दूसरी तरफ योशिको तानाका की सांसें अब धीमी हो रही थीं। उसकी आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उसकी आत्मा अब हार मानने लगी थी। दूसरी ओर बचाव दल के हेलीकॉप्टर ऊपर से पूरे मलबे को देख चुके थे, लेकिन उन्होंने रात को कोई कार्रवाई नहीं की थी। सुबह 6:45 पर जापानी सेना और बचाव दल को आखिरकार दुर्घटना स्थल की ओर रवाना किया गया। लेकिन समय बीतता जा रहा था और 4 जीवित यात्रियों के पास जिंदा रहने की ताकत खत्म हो रही थी। केइको को अपने पास कुछ हलचल महसूस हुई। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा कुनिको वतनबे अब भी अपने मृत बच्चे को पकड़कर बैठी थीं, लेकिन अब वे पूरी तरह शांत हो चुकी थीं। केइको ने धीरे से उनका हाथ छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। कुनिको अब इस दुनिया में नहीं थी। अब बचे थे केवल 3, केइको, योशिको और हिरोशी। लेकिन योशिको का शरीर अब जवाब देने लगा था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। केइको, अगर मैं बच नहीं पाई तो मेरी मां को बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। केइको ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ ही क्षणों में योशिको की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अब केवल 2 बचे थे, केइको और हिरोशी। सुबह के 8 बजे बचाव दल पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर से सैनिकों को रस्सियों के सहारे नीचे उतारा जा रहा था। जैसे ही वे दुर्घटना स्थल के पास पहुंचे, उन्हें उम्मीद थी कि यहां कोई जिंदा नहीं होगा, लेकिन तभी एक सैनिक ने देखा मलबे के बीच एक छोटी सी लड़की केइको धीरे धीरे अपनी टूटी हुई बांह से मदद मांग रही थी। सैनिकों ने तुरंत उसके पास जाकर उसे उठाया। उसकी नब्ज धीमी थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा थी। दूसरी तरफ
हिरोशी नोमुरा अब भी सांस ले रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर गहरे घाव थे। जैसे ही सैनिक उनके पास पहुंचे, उन्होंने हल्की आवाज में कहा, मैं बच गया। सैनिकों ने उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया और हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगे। दोपहर तक केइको और हिरोशी को टोक्यो के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि यह एक चमत्कार था कि वे दोनों इतने गंभीर घावों के बावजूद जिंदा थे। लेकिन इस दुर्घटना में 520 लोग मारे गए थे। यह अब तक की सबसे भीषण सिंगल एयरक्राफ्ट दुर्घटना थी। इस हादसे की जांच के दौरान यह सामने आया कि विमान की पिछली मरम्मत में गलती हुई थी, जिसके कारण उसका टेल सेक्शन, पूंछ, उड़ान के दौरान फट गया था। यह दुर्घटना पूरी तरह से तकनीकी लापरवाही का नतीजा थी। इस हादसे ने जापान और दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज भी गुनमा के उन पहाड़ों में एक स्मारक बना हुआ है, जहां उन 520 लोगों की यादें बसी हुई हैं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।